कहता है कि वह व्यक्ति कौन है, वह व्यक्ति कौन है जिसमें संविदा करने की क्षमता हो सकती है, यानी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 10 क्या कहता है इस मामले में? सेक्शन 10 हमारा कुछ कहता है। क्या कहता है? सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट I require that the parties must be competent to the contract. ठीक, तो सेक्शन 10 आप लोगों का ये कहता है कि संविदा के पक्षकार जो है वो सक्षम होने चाहिए। बस इतना वो कहता है कि वो यही कहता है कि संविदा के जो पक्षकार हैं वो सक्षम होने चाहिए। तो तब तक एक ठो आदमी उधर से आता है, कहता बक बुड़बक, ठीक हो कि सेक्शन 10 ये कहता है कि संविदा के पक्षकार सक्षम होने चाहिए। अरे हम भी जानते हैं संविदा के पक्षकार सक्षम होने चाहिए, लेकिन सक्षमता क्या है? कौन है सक्षम? वह कौन है? सक्षम कौन है? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट तो 10 कहता है, सेक्शन 10 तो कहता है कि संविदा के लिए सक्षम होना चाहिए, लेकिन हमें तो यह तो जाने कि सक्षम कौन है। तो कहता है कि हु आर कंपेटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, एवरी पर्सन इज कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु ऑफ द एज ऑफ द मैच्योरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ। वो कहता है कि वह हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान जो धरती पे जन्म लिया है वह संविदा को कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कर सकता है। हाँ, लेकिन कुछ तथ्य कहता है कि पहला तथ्य कहता है कि वो मेजर होना चाहिए। तो मेजर का तात्पर्य क्या हुआ? अरे मेजर कौन होता है भाई? जो वयस्क पुरुष होता है। जो कैसा होता है? वयस्क होता है। तो वह व्यक्ति जो है वो कर सकता है। और यह भी ला कहती है कि वह विधि द्वारा साउंड पर्सन हो, यानी हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ एंड विच इज द सब्जेक्ट। वो कहता है कि वह सभी व्यक्ति कर सकते हैं जो साउंड माइंड हो, और वह भी व्यक्ति कर सकता है जो विधि जिसको विधि मानती है, जिसको विधि कहती है कि हाँ तुम संविदा कर सकते हो, जो विधि के द्वारा डिस्क्वालिफाइड ना हो, जो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्क्वालीफाई ना हो, या किसी लॉ के द्वारा या लॉ के किसी सब्जेक्ट द्वारा वह डिस्क्वालीफाई ना हो, ऐसा हर व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है? संविदा करने के लिए सक्षम हो सकता है। तो हर ऐसा व्यक्ति, किताबी ज्ञान को देखें तो हर ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो उस विधि के अनुसार, किस विधि के अनुसार? जिसके अध्याधीन। तो किसके अध्याधीन? तो हम हैं भारत के नियमों के अध्याधीन, भारत के विधि के नियमों के अध्याधीन। तो हमारे लिए हो जाएगा कि भारत के विधि के नियमों के अधीन। और पूरे समाज के लिए, पूरे दुनिया के लिए अगर बोले तो ये होगा कि उस विधि के अनुसार जिसके लिए वो अध्याधीन है। तो आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हर ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो उस विधि के अनुसार, या यहां यह भी लिख सकते हैं जो हमारी विधि के अनुसार वह अध्याधीन है, प्राप्तव्य हो या स्वस्थित हो, या किसी विधि द्वारा जिसके वह अध्याधीन है, संविदा करने के लिए वह क्या हो? संविदा करने के लिए वह निहर्थित ना हो, यानी वह संविदा करने से निहर्थित ना हो। यानी संविदा करने के निहर्थित मतलब यह होता है जिसका निहर्थित, निधन अर्थित, यानी जिसका कोई अर्थ ना हो, वह नहीं कर सकता है। यानी संविदा वही व्यक्ति कर सकता है जो विधि के नियमों के अधीन आता हो, विधि के अधीन आता हो, वह कर सकता है। जो ला से वंचित रहा हो, डिस्क्वालीफाई कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति संविदा को नहीं कर सकता है। तो अब इसमें एक बात आई थी कि मेजर क्या है? तो मेजर कहता है कि भाई मेजर होना चाहिए, यानी क्या नाम है वो, सक्षम होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। तो उसी में एक यह धारा जो सेक्शन 11 है ये कुछ बातें कह देता है। वो कहता है ना 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 सुनो, इतना ही नहीं है, सुनो 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 सुनो। ये देखो, पहला हम कहते हैं ना कि अवयस्क होना चाहिए, यानी माइनर होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए माइनर? नहीं, हमने पहले ही पढ़ा था, पुराने में भी हमने पढ़ा है। जब हमारा सेक्शन 10 ये कहता है कि संविदा के पक्षकार सक्षम होने चाहिए, विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए, प्रतिफल रहित होना चाहिए। और वहीं कहीं ना कहीं हम लोग एक बात पे और जिक्र किए थे कि वयस्क होना चाहिए। तो कहता है कि अवयस्क नहीं होना चाहिए।
अवयस्क नहीं होना चाहिए, यानी वह वयस्क होना चाहिए। विकृत चित्त व्यक्ति, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तो नहीं होना चाहिए। विकृत चित्त व्यक्ति वह होता है जिसका चित्त जो है वो सही ना हो। तो किसका चित्त सही नहीं हो सकता है? अरे पागल है यार, मानसिक स्थिति सही नहीं है ऐसा व्यक्ति। और अन्य ऐसे व्यक्ति जो विधि द्वारा विशेष रूप से अक्षम नहीं हो, वो कहता है, सेक्शन 11 कहता है कि वह भी व्यक्ति जो विधि के द्वारा सक्षम हो वही कर सकता है। अगर वो अक्षम है और विधि के द्वारा वह अक्षम कर घोषित कर दिया गया है, यानी कि पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ टू विच दे आर सब्जेक्ट, तो ला के किसी सब्जेक्ट द्वारा वह जो डिस्क्वालीफाई कर रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो संविदा का निर्माण नहीं कर सकता है। अब बात आती है कि चलो ठीक है सर, आपने बताया वयस्क अवयस्क दुनिया भर का आपने बताया, तो सर बताओ वयस्कता का आयु क्या है? किस एज को हम माने तो हम ये मानेंगे कि हाँ ये एज जो है वो वयस्क की है? तो पहले ही आपको पढ़ाया गया है, द एज ऑफ मेजोरिटी इज जनरली 18। अगर मेजर तौर पे देखा जाए, साधारण तौर पे, तो यह देखा जाए कि एक पुरुष की जो मेच्योरिटी की जो उम्र मानी जाती है, मेजोरिटी की जो उम्र मानी जाती है, वो मानी जाती है 18 years. When a guardian of the minor person or the property has been appointed by the any court, means the case। ठीक है, वो कहता है कि ऐसा कोई तब हो सकता है कि यदि न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा उसकी कोई सम्मति या उसकी कोई संपत्ति जो है वो क्या कर दी गई हो, न्यायालय ने ये कहा हो कि तुम अभी नाबालिग हो और तुम्हारी जो संपत्ति हो किसी के साथ में गिरवी रख दी गई हो, तो ऐसी स्थिति में अगर न्यायालय किसी की संपत्ति को ध्यान में रखने के लिए, उसकी केयर करने के लिए अगर किसी निश्चित व्यक्ति को चुन लेता है, तो वहां वयस्क की उम्र जो है क्या हो जाती है, वो 21 वर्ष हो जाती है। ये बड़ा मेजर सा ध्यान देने वाली चीज है। जब आप कभी जाएंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये देखेंगे, आप ये कहेंगे कि देखिए सर ऐसा है कि तुम बताओ कि तुम्हारा खुद का जमीन है? वो कहेगा नहीं सर, हमारे जो है एक लोग हैं, न्यायालय ने कहा है कि ये तुम्हारी जमीन का देख रेख करेंगे। तो आप कहेंगे जा जा जा, तब 21 साल पूरा करने के बाद आइएगा, 21 साल के हो जाओगे तब तुम बालिग कहवाओगे। ठीक है। हाँ, तो वयस्कता की आयु उस विधि के अनुसार ली जाती है जिसके वह व्यक्ति अधीन है। हाँ, हो सकता है ये किसी अन्य देश में थोड़ा चेंज भी हो जाए, हो सकता है ये किसी अदर देश में आप जाएं तो ये जो है थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो ये लिया उसी विधि से जाता है जिस विधि के वह अधीन हो, यानी हम लोग भारत के रहते हैं तो भारत की विधि के अधीन जो है वो ली जाती है, जिससे कि वह व्यक्ति अधीन हो। तो इंग्लैंड में फैमिली लॉ रिफॉर्म एक्ट 1969 के अनुसार, जैसे हमारे यहाँ जो लॉ चलता है वैसे वहां पे एक फैमिली लॉ चलता है, फैमिली लॉ रिफॉर्म एक्ट चलता है 1969। तो 1969 के अनुसार अवयस्क की परिभाषा अब यह है कि 18 वर्ष से कम आयु वाला व्यक्ति अवयस्क होता है। जैसे अपने यहाँ क्या है ना, एक तो भारत में क्या है, एक ये विधि ला दी गई है कि अगर प्रॉपर्टी की आपकी कोई देख रेख कुछ और करता है तो उसके तहत आपकी जो उम्र है वो 21 वर्ष मानी जाएगी, यानी जब आप 21 वर्ष के होंगे तभी आप जो है मेजोरिटी माने जाएंगे, मेजर माने जाएंगे। लेकिन इंग्लैंड में चूंकि ज्यादातर चीजें वहीं से ली गई थी, तो इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। वहां एक फिक्स है कि अगर 18 साल से आप ऊपर हैं तो ही आप जो है वो मतलब वयस्क माने जाएंगे या मेजर माने जाएंगे, अदरवाइज आप नाबालिग गिने जाएंगे। तो इन इंग्लैंड एज ऑफ द मेच्योरिटी द फॉर्मली वाज 21 years, बट नाउ अंडर द फैमिली लॉ रिफॉर्म इज 1969। तो कहते हैं कि वहां कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे मेजोरिटी फॉर्मली तौर पे 21 मानी जाती है, बट नाउ अंडर द फैमिली लॉ, ला के दृष्टिकोण से देखें तो, ला के दृष्टिकोण से अगर देखें तो 1969 के तहत, तो माइनर इज ए पर्सन अंडर द एज ऑफ 18। वही पर्सन जो है जो 18 साल से कम का होता है उसे ही जो है वो अवयस्क की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। तो अब वयस्कता की आयु उस विधि के अनुसार ली जाती है। तो देखिए हमारी विधि क्या कहती है, हमारी विधि ये कहती है कि 18 वर्ष का होना चाहिए, और वो ये भी कहती है
कि यदि हमारा प्रॉपर्टी का देख रेख करके करने के लिए कोई और रखा गया है तो ऐसे में जो है 21 वर्ष हो जाती है। लेकिन इंग्लैंड में फैमिली लॉ रिफॉर्म 1969 के अनुसार अवयस्क की परिभाषा यह है कि 18 वर्ष से कम आयु वाला व्यक्ति जो है वो अवयस्क होता है। अब इसी में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सेक्शन 10 आता है। तो सेक्शन 10 क्या कहता है? तो सेक्शन 10 requires that the parties of the contract must be competent to the section 10(11) declare that the minor is not competent but the neither section 10 is clear whether the minor। ठीक है। तो धारा 10 के अनुसार यह आवश्यक हो जाता है कि पक्षकार संविदा योग्य हैं तो धारा 11 यह घोषित कर देती है कि अवयस्क संविदा सक्षम नहीं है। तो 11 के जो उपबंध हैं सेक्शन 11 जो है उन शर्तों को जो है वो अगर पूरा करता है तो वो जो है एक संविदा मानने के लिए बनाने के लिए वह मान्य हो जाएगा। परंतु इन दोनों धाराओं में से कोई भी यह नहीं बताती है कि अवयस्क कोई करार करता है तो शून्य होगा या शून्य करड़ी होगा। लेखक कुछ इसमें बात लिख देता, वो कहता देखिए ये दोनों धाराएं यानी सेक्शन 10 और सेक्शन 11 ये दोनों धाराएं सपोज दैट अगर ऐसी कोई कंडीशन बन जाए कि एक नाबालिग किसी के साथ जाकर के कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तो अब उसने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया तो सेक्शन 10 या सेक्शन 11 की कोई भी सब सेक्शन या सेक्शन 10 11 स्वयं में ये नहीं कहता है कि वह जो कॉन्ट्रैक्ट बना वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है या फिर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा जिक्र इन दोनों धाराओं में नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन इन धाराओं के कारण इस तथ्य पे बहुत सारे मतभेद रहे हैं। तो बहुत सारे मतभेद होने के कारण न्यायालयों ने कुछ अपने अपने तरीके से जो है निर्णय सुनाए हैं, उसी के तहत आगे की जो है क्रियाएं चलती हैं। तो इसमें एक सबसे प्रमुख जो पार्ट लिया जाता है वो ये लिया जाता है कि 1903 में प्रिवी काउंसिल प्रिवी काउंसिल ने क्या किया था, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास के केस में जो है एक निर्णय लिया था और उसी को आधार मानते हुए आज भी लोग जो है माइनॉरिटी के तहत जो है अपना मेजर के तहत अवयस्क की तरफ या वयस्क की तरफ जो है अपना जो है लड़ाइयाँ लड़ते हैं। कहीं अगर ऐसी चीजें आती हैं तो लोग अपना मोहरी बीबी बनाम का उदाहरण देते हैं। तो मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास एक बहुत ही मेजर और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसलिए इस केस को हम आज बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और इस केस से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास का केस हम इसके तहत आज जिक्र करेंगे। जिक्र करने से आप लोगों को देखिए होता क्या है कि मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास के केस में पहले हम वादी और प्रतिवादी का पक्ष देख लेते हैं, प्लांटिव को देख लेते हैं, डिफेंडेंट को देख लेते हैं। तो यहां पे होता है एक धर्मोदास पीपीटी के लेफ्ट साइड में आप लोग देखें धर्मोदास लिखा है। धर्मोदास एक माइनर है यानी कि एक अवयस्क है, ये अभी 18 साल से कम के हैं। इनकी मदर भी उसी साइड है। इनकी मदर का नाम है जगनेंद्र नंदिनी और जहां से सायनी मित्रे जी जुड़ी हुई हैं वहीं कलकत्ता से जुड़ी हुई हैं आपकी टीचर। तो और ये जहां की रहने वाली है वहीं की वो भी रहने वाली थी, हावड़ा की रहने वाली। ठीक है। तो धर्मोदास दूसरा पक्ष जो होता है वो एक है ब्रह्मदत्त एक मनी लेंडर है। ठीक है। स्पेलिंग कहीं मिस्टेक होगी तो आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिएगा, नाम वाम का कुछ स्पेलिंग होगा तो उसको ध्यान मत दीजिए, भावनाओं की कद्र कीजिए, इंग्लिश को ध्यान मत दीजिए। हो सकता है कहीं की भी गलत हो जाए क्योंकि मैं इंग्लिश में कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। तो दूसरा पक्ष होता है ब्रह्मदत्त और ब्रह्मदत्त का एक अथोराइज पर्सन है जो उनके क्या नाम है उनके पक्षकार हैं, वो हैं अथोराइज पर्सन है या अभिव्यक्ति हैं, उनका नाम है केदारनाथ। तो धर्मोदास क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी जो है जो होती है, अब कितने की थी मुझे तो याद नहीं आ रहा है, मतलब 1 लाख रुपए की, सपोज 80,000 रुपए की ऐसे कुछ थी। तो धर्मोदास माइनर है, अवयस्क है। ध्यान दीजिएगा आप लोग बहुत ध्यान से, धर्मोदास एक माइनर है, अवयस्क है।
और वो अपनी एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर देता। मॉर्गेज मतलब होता है गिरवी रखना। तो अपनी एक प्रॉपर्टी ब्रह्मदत्त को गिरवी देता है, कहता है कि ए ब्रह्मदत्त, ये 80,000 रुपए में तुम हमारी ये प्रॉपर्टी कुछ दिन के लिए रुक रख लो, और उसमें से 20,000 रुपया तुम अभी मुझे दे दो। तो सवाल ये बना कि धर्मोदास घोष जो कि एक माइनर है, उसने अपनी एक प्रॉपर्टी क्या किया, ब्रह्मदत्त को दे दिया, मॉर्गेज कर दिया, और उसमें 80,000 की जगह 20,000 रुपया उसने एडवांस रूप में ले लिया, और बाकी ये हुआ कि 80,000 रुपया जो है वो बाद में देगा। अब बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, मोटा मोटा आपको बता दे रहे हैं। अब अब ये तो हो गया, कुछ दिन बाद बीता, तो इनकी मदर ने, जो जगेंद्र नंदिनी थी, इन्होंने उनके अथॉराइज पर्सन केदारनाथ को एक पत्र लिखा। इन्होंने क्या किया, केदारनाथ को जो है एक पत्र लिखा। अब पत्र में उन्होंने लिखा कि श्रीमान ब्रह्मदत्त के अभिव्यक्ति पर्सन, अथॉराइज पर्सन केदारनाथ जी, आपने धर्मोदास को कुछ अगर ऋण दिया है, कोई कर्ज दिया है, तो आप अपने शर्तों पर दिए हैं, क्योंकि वह एक माइनर है, वह एक अवयस्क है। अब ब्रह्मदत्त का दिमाग खराब होता है, वो तुरंत जो है कोर्ट में जो है केस दायर कर देते हैं, वादी बन करके। और कोर्ट में वो जाकर के कहते हैं कि धर्मोदास की मां का कहना है कि वो माइनर है, लेकिन श्रीमान हमने जो है इन इन तथ्यों के आधार पर हमने जो है एक प्रॉपर्टी उनसे ली है, उसके तहत हमने उनको 20,000 रुपया दिया है, और वो माइनर की श्रेणी में जो है वो नहीं आते हैं। यार एक तो फोन आ रहा है, एकदम नरक कर दिया है यार, इतना फोन करता है अगला कि मतलब आदमी परेशान है। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि सिर्फ इतना ध्यान दीजिए, और अच्छे से तो जब इस पीपी मोहरी बनाम पीपीटी की, धर्मदास की जब पीपीटी और पूरा वीडियो बना के जब आप लोगों को भेजी जाती है, उसमें डीपली पढ़िएगा। अभी बस इतना पढ़िए कि धर्मदास घोष एक माइनर है, और उसने एक प्रॉपर्टी 80,000 रुपए में दे देता है, और 80,000 रुपए में प्रॉपर्टी देने के बाद वह जो है, उसकी माँ जो है उसको एक पत्र लिखती है। अरे यार 1 मिनट भाव, यार बहुत ज्यादा फोन कर रहे हैं। हेलो, 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 हेलो। हाँ जी। अरे आनंद जी। तो क्या करते हैं, अपनी जो है वो प्रॉपर्टी गिरवी रख देते हैं, और गिरवी रखने के बाद जो है 20,000 रुपये ले लेते हैं। और फिर उनकी माँ उनसे कहती है, ब्रह्मदत्त के अथोराइज पर्सन से एक लेटर के द्वारा, कि जो कुछ अगर तुम धर्मोदास को दे रहे हो, धर्मदास घोष को दे रहे हो, तो तुम अपनी रिस्क पर जो है वो दे रहे हो, क्योंकि वह एक माइनर है। अब इसी में ब्रह्मदत्त को दिमाग खराब कि एक तो प्रॉपर्टी दी है, और उस समय में 20,000 की कीमत क्या थी आप लोग भली भांति समझते हैं। अब 20,000 रुपए का जो है पैसा भी दे दिया, अभी कह रही है कि माइनर है। तो वो नया कोर्ट में जाते हैं। तो कोर्ट में जाकर के वो कहते हैं कि श्रीमान न्यायाधीश महोदय, जब धर्मोदास ने हमसे 20,000 रुपए लिए, तब उसने ये नहीं बताया कि वो माइनर है। जब धर्मोदास ने पैसे लिए, तब उसने ये नहीं बताया कि वह एक माइनर है। ऐसे में यह विधिमान्य संविदा होती है। लेकिन पक्षों को सुनने के बाद लोअर कोर्ट जो कहता है कि माइनॉरिटी टर्म्स एंड कंडीशन को बताते हुए वो फैसला सुना देता है कि धर्मोदास घोष एक जो है वो माइनर है। अब मामला आगे जाता है, मामला आगे जाता है तो कलकत्ता हाई कोर्ट में जाता है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट में जब मामला जाता है, तो ब्रह्मदत्त की मृत्यु हो जाती है। तब तक ब्रह्मदत्त भगवान के यहाँ चल देते हैं। तो जब भगवान के यहाँ ब्रह्मदत्त चल देते हैं, तो उनकी पत्नी आगे आती हैं।
उनकी पत्नी का नाम होता है मोहरी बीबी। यहीं से यह केस एक नया नाम का जन्म लेता है, जिससे नाम पड़ता है धर्मोदास घोष बनाम मोहरी बीबी। धर्मोदास घोष वर्सेस मोहरी बीबी। तो धर्मोदास घोष में यह भी मामला आता है। तो यहाँ पे भी ये होता है कि चूंकि धर्मोदास घोष हैं, माइनर हैं, इसलिए यहाँ जो है उनके जो लोअर कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं उन्हीं को जो है वो रख देता है, और वहां पे भी जो फैसला जो है ब्रह्मदत्त के पक्ष में नहीं आता है, धर्मदास के घोष में आ जाता है। अब ऐसी अब इसमें थोड़ा पकड़ने वाली चीज ये है कि धर्मोदास घोष एक माइनर था। माइनर होने के पहले उसने जो है 20,000 रुपया ले लिया, और उसने ये बताया भी नहीं कि वो माइनर हैं। फिर वो लोअर कोर्ट कहता है कि माइनर है इसलिए पैसा ले लिया है, तब भी उसके ऊपर पैसा देने का दबाव नहीं बना रहे कि तुम पैसा ले लिए हो तो तुम वापस कर दो। यह भी नहीं उससे कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि वह एक माइनर है। ब्रह्मदत्त के पास कोई अधिकार भी नहीं रह रहा है कि वो लड़ाई करके या झगड़ा करके कुछ किन परिस्थितियों में करके धर्मोदास से वो पैसा ले लें। सेम यही फैसला जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी सुना दिया। तो इस केस ने कुछ तथ्य आए जिन पर बहस करने की जरूरत बनी। वो ये है कि ऋणदाता यानी लेनदार, लेनदार की ओर से यह तर्क दिया गया। लेनदार किसने था? लेनदार वो जो जिसने लिया था पैसा, वो लेनदार हो गया ना यार, ऋण दाता, ऋण देने वाला। तो उसने ये तर्क दिया कि धर्मोदास घोष जो कि ऋणी हैं ने मिथ्या वर्णन किया था। क्यों? कि उन्होंने अपनी आयु को गलत बताया था। धर्मोदास ने कहा कि जो लेनदार हैं, जो ऋण लिए हुए हैं, यानी धर्मोदास घोष ने गलत जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरी आयु के विषय में उन्होंने अपना बताया ही नहीं, और उसने कहा कि उन्होंने अपने आप को वयस्क बताया था। ध्यान दीजिएगा, यहां बात ये हो रही है कि उसने जुबानी जंग से वयस्क बताया था। ऐसा कौन कह रहा है? धर्मोदास के पक्ष में उनका विपक्ष यानी कि जो है जो ये क्या नाम था उनका, केदारनाथ कह रहे हैं या ब्रह्मदत्त कह रहे हैं। तो ऋणदाता की ओर से यह तर्क दिया गया कि धर्मोदास घोष ने अपनी आयु के बारे में झूठा कथन किया, इसलिए विबंध यानी स्टोपल का सिद्धांत लागू करते हुए उसे यह कहने से रोक देता है कि वह बंधनकारी संविदा का सृजन जो है वो अवैध था। जब बंधनकारी संविदा का सृजन हो रहा था तो वह जो है वो अवैध था। तो प्रिवी काउंसिल ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि बंधक के सृजन के समय, जब संविदा का निर्माण हो रहा था, बंधक के सृजन के समय ऋणदाता के अभिकर्ता यानी ब्रह्मदत्त के अभिकर्ता केदारनाथ को यह सूचना प्राप्त हो चुकी थी कि धर्मोदास घोष अवयस्क था, और इस प्रकार ऋणदाता धर्मोदास घोष के मिथ्या कथन से बहकाया नहीं गया, और परिणाम स्वरूप जो विबंध है, जो संविदा का सिद्धांत ऐसी स्थिति में लागू नहीं किया जा सकता। प्रिवी काउंसिल ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि विबंध का नियम वहां लागू नहीं होता जहां मिथ्या कथन ऐसे व्यक्ति को दिया जा रहा है जिसे वास्तविक तथ्य की जानकारी है और मिथ्या कथन से बहकाया नहीं गया है। तो आप यहां समझाने का मतलब बस इतना ही था, समझ ही गए होंगे आप लोग। अवयस्क था तो प्रिवी काउंसिल ने अभी बताया कि हाँ भाई वो अवयस्क है, तो ऐसे में उसको जानकारी थी, वो कहा कैसे जानकारी है कि वो अवयस्क है, तो ऐसे में अगर कभी बंधनकारी संविदा का सृजन आप कर लिए तो प्रिवी काउंसिल ने स्पष्ट कर दिया कि विबंध के जो नियम है वहां यह लागू नहीं होता है जहां मिथ्या कथन ऐसे व्यक्ति को दिया जा रहा है जिसे वास्तविक तथ्य की जानकारी है, तो मिथ्या कथन से उसे बहकाया नहीं जा सकता। एक और बात आई कि जो ऋणदाता की ओर से संविदा अधिनियम की धारा 64 के आधार पर यह तर्क दिया गया कि यदि बंधक को निरस्त किया जाता है, यदि बंधक को निरस्त किया जाता है तो धर्मोदास घोष को यह आज्ञा दी जाए कि वह ऋण की जो वास्तविक रकम प्राप्त नहीं किया है वह ऋणदाता को वापस कर दे। जाते हैं ब्रह्मदत्त जी और सेक्शन 24 का हवाला देते हुए कहते हैं कि यदि यदि बंधक निरस्त कर दिया गया,
सेक्शन 24 आप लोग पढ़े हैं ना, उसमें बताया गया था ना कि बंधन निरस्त की बातें आती हैं उसमें। तो यदि जो संविदा है उसको निरस्त कर दी गई, बंधक को निरस्त कर दिया गया, खंडन हो गया, तो धर्मोदास घोष को यह आज्ञा दी जाए कि वह वास्तविक रकम प्राप्त करें और ऋणदाता को वापस कर दें। तो धारा 64 के अनुसार शून्यकरणीय संविदा को विखंडित करने वाले पक्षकार यदि संविदा के अंतर्गत दूसरे पक्षकार से कोई लाभ प्राप्त किया है तो ऐसा लाभ उस व्यक्ति को जिससे उसने प्राप्त किया है वह वापस करेगा। तो प्रिवी काउंसिल के इस तर्क को अस्वीकार करते हुए निर्णय दिया गया कि धारा 64 ऐसी संविदा के संबंध में लागू होती है जो शून्यकरणीय है। तो आप लोगों को याद होगा पिछली बार कुछ दिनों पहले ही यह सब्जेक्ट पढ़ाया गया था, तो बात किया गया था सेक्शन 64 का। तो सेक्शन 24 कहता है कि ऐसी संविदा में संबंध लागू होता है जो शून्यकरणीय है। क्योंकि अवयस्क के साथ की गई संविदा शून्य होती है। अगर शून्यकरणीय संविदा होती तो सेक्शन 64 के रूल यहां पर अप्लाई हो जाते और संविदा भंग करते हुए जो ऋणदाता का बकाया ऋण है उसका पूर्ण ऋण का वास्तविक भुगतान करने का आदेश मिल जाता। लेकिन जो धर्मोदास घोष है उसने भी पक्ष अच्छा ही रखा। तो प्रीवियस काउंसिल ने अपना तर्क दे दिया। उसने कहा देखो भाई सेक्शन 64 ये कहता है कि संविदा के संबंध में अगर संविदा शून्यकरणीय संविदा बन जाए तो यहां ये नियम लागू हो जाएंगे। लेकिन यहां संविदा शून्यकरणीय नहीं बन रही है क्योंकि अवयस्क के साथ एक नाबालिग के साथ की गई संविदा शून्य ही होती है, शून्यकरणीय नहीं होती है। यहां आप लोगों को बस इतना ध्यान देना है कि ब्रह्मदत्त क्या थे, वह एक एजेड थे और उनकी संविदा एक किसके साथ हुई थी, नाबालिग के साथ हुई थी। तो कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि एक पक्ष यानी कि ब्रह्मोदत्त धर्मोदास के पक्ष पर संविदा शून्य है लेकिन उनके पक्ष पर संविदा शून्यकरणीय है। लेकिन नहीं, यहां यह बात आती है कि यहां मिथ्या कथन नहीं है। अगर मिथ्या कथन होता, दोनों बालिक होते तो शून्यकरणीय हो जाती। लेकिन यहां मिथ्या कथन नहीं है। यहां एक नाबालिग जो है संविदा कर बैठा है और नाबालिग की संविदा करने की स्थिति में संविदा शून्यकरणीय नहीं होती है बल्कि वह शून्य हो जाती है। इसलिए अवयस्क के साथ की गई संविदा के संबंध में धारा 64 लागू नहीं होगा। यह किसने कहा? प्रिवी काउंसिल ने अपना निर्णय देते हुए कहा। अब बात आई कि 65 का तर्क दे दिया जाए। तो ब्रह्मोदत्त ने सेक्शन 65 का तर्क दिया। उसने कहा कि ऋणदाता की ओर से धारा 65 के आधार पर यह तर्क दिया गया कि ऋणी को जो आज्ञा दी जाए कि वह ऋण की वह रकम जो वास्तव में प्राप्त किया है ऋणदाता को वापस कर दे। उसने कहा कि सेक्शन 25 के अनुसार यह तर्क दिया कि जो कर्जदार है उसको उसे जो है उसकी उक्त रकम जो ऋण लेनदार ने ली है उसे जो है वो वास्तव में जो है वो वापस कर दे क्योंकि वह प्राप्त किया है। तो ऋणदाता को वापस। तो सेक्शन 65 के अनुसार जब कोई करार शून्य पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को पिछली बार चिल्ला चिल्ला के बताया गया था सेक्शन 65 और सेक्शन 64 और सेक्शन 65 में दो मेजर अंतर है। वो कहता है कि शून्यकरणीय, ये कहता है कि शून्य। तो सेक्शन 65 के अनुसार जब कोई करार शून्य पाया जाता है अथवा जब कोई संविदा शून्य हो जाती है तो जिस पक्षकार ने ऐसे करार या संविदा के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया है वह उस लाभ को उस पक्षकार को वापस करेगा या उसके लिए प्रतिकर देगा जिससे वह उक्त उस लाभ को प्राप्त किया है। तो प्रिवी काउंसिल ने यहां पे एक निर्णय दिया सेक्शन 65 को लेकर। उसने कहा कि प्रिवी काउंसिल ने निर्णय दिया कि धारा 65 उन्हीं करार को या उन्हीं संविदाओं के संबंध में लागू होती है जो संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्तियों के मध्य हुआ हो। तो समझने वाली यहां बात यह आई कि सेक्शन 64 को इसलिए नहीं उसने माना कि उसने कहा यह शून्यकरणीय संविदा पे लागू होगा, यह शून्य पे लागू नहीं होगा। लेकिन सेक्शन 65 में न्यायालय ने कहा कि यह तब मान्य हो जाता है, कब? जब संविदा दोनों पक्षों के
सक्षम सहमति में हुई हो, यानी कि सेक्शन 10 जो है फुली एप्लीकेबल हो रहा हो, तभी जो है वो संविदा क्या मानी जाएगी, वो विधिमान्य संविदा मानी जाएगी। और ऐसे में अगर सेक्शन 25 में एक कमी है कि वो अवयस्क है, तो यहां पे जो है सेक्शन 65 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उसने कहा कि 65 उन्हीं करार और संविदाओं के संबंध में लागू होती है जो संविदा सक्षम पक्षकारों के मध्य में होती है, परंतु बाद में किसी कारण से अगर वो शून्य हो जाता है अथवा शून्य पाया जाता है तो यह धारा उस स्थिति में लागू नहीं होती, जबकि कोई संविदा हुई हो या ना हुई हो या ना हो सकती हो। इस प्रकार प्रिवी काउंसिल ने यह स्पष्ट कर दिया कि अवयस्क के साथ की गई संविदा के संबंध में धारा 65 लागू नहीं होती। इस प्रकार सेक्शन 65 के अंतर्गत भी ऋणदाता को अनुतोष प्रदान नहीं किया गया। तो समझने वाली बस आप यहां यही बात थी कि मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास के केस में बहुत सारे वाद हुए थे, बहुत सारे पक्ष रखे गए थे। इसकी स्पेशल वीडियो बना के आपको भेजी जाएगी। अभी के लिए बस इतना समझना है कि मोहरी बीवी के बनाम में एक अवयस्क ने किसी व्यक्ति को एक मॉर्गेज प्रॉपर्टी दे दी और उस प्रॉपर्टी के तहत उसकी मां ने उसको सूचित किया कि अगर तुम कोई पैसा धर्मोदास घोष को दे रहे हो तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। उसके तहत वो कोर्ट में गए और कोर्ट में जाकर पहले वो लोअर कोर्ट में गए, लोअर कोर्ट में जाकर के उन्होंने सूट फाइल किया और सूट फाइल करते हुए उन्होंने कहा कि श्रीमान जब वो पैसा ले रहे थे यानी संविदा कर रहे थे उस समय उन्होंने बताया नहीं कि ये वो अवयस्क हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में यह एक विधिमान्य संविदा होगी। लेकिन न्यायालय ने पक्ष दिया कि नहीं, अवयस्क के साथ किया गया करार शून्य होता है। इसको खारिज करते हुए उसने अपना फैसला सुनाया। तुरंत वो जाकर के चूंकि इलाहाबाद का मैटर सॉरी कोलकाता का मैटर था तो इसलिए उन्होंने जाकर के हावड़ा हाई कोर्ट में या जो कलकत्ता हाई कोर्ट है वहां पे जाकर के उन्होंने इस वाद को जो है सूट फाइल कर दिया। तो सूट फाइल करते हुए जो क्या नाम है क्या नाम है ब्रह्मदत्त पक्ष था, ब्रह्मदत्त ने 64 और 65 का दोनों का हवाला लिया। सेक्शन 65 पे न्यायालय ने कहा कि देखो ऐसा है कि यह नियम तभी लागू होगा जब संविदा शून्य करड़ी हो। तो संविदा शून्य करड़ी ना होने के कारण उसने 64 से उसको हटा दिया। और मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास के केस में 65 का जब उन्होंने जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि सेक्शन 65 तभी मान्य होगा जब संविदा सक्षम पक्षकारों के मध्य हुई हो। तो ऐसे में 65 भी लागू नहीं होगा। ऐसे में कोई रास्ता नहीं बचता है। बस आप लोगों को यही बताना है कि अवयस्क के साथ यदि कोई भी करार किया गया है तो वो जो है वो क्या हो जाएगा, लॉ इन्फोर्सेबल नहीं होगा। इसलिए वह जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें एक बात और भी आती है, कुछ एग्जम्पशन भी मिलते हैं। तो यार वो भारत का नियम ही क्या जिसमें एग्जम्पशन ना हो, वह नियम ही क्या जिसमें अपवाद ना हो। तो कुछ अपवाद जो है वो आपको मिलते हैं, जैसे अजुधाई प्रसाद वर्षाम चंदनलाल में मिलेगा, खान गुलवर्सज लखा सिंह में मिलेगा। तो ऐसे दो चार केस जो है वो आगे आपको मिलेंगे जिस पर हम आगे की चर्चा जो है वो करेंगे। बहुत धन्यवाद आप लोगों का।